भगत सिंह दफा 121 302 के तहत फांसी। राजगुरु दफा 121 302 के तहत फांसी। सुखदेव दफा 121 302 के तहत फांसी। ये शब्द थे उन 3 नौजवानों के लिए जिन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में एक अजीब सी खामोशी और गहमा गहमी थी। 3 नौजवान जिनकी उम्र अभी 25 भी नहीं हुई थी, फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे। मुस्कुराते हुए वो गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये सिर्फ एक नाम नहीं थे, ये एक विचारधारा थे, एक आंदोलन थे, इस राष्ट्र की धड़कन थे। बात करते हैं सबसे पहले भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में बांगा पंजाब में हुआ था। विद्रोह उनके खून में था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह, जिनका अश्क उनके ऊपर पड़ा और वो स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि वो अपने बचपन में भी खेतों में बंदूकें बोया करते थे। जी हाँ, एक छोटा सा बच्चा जो खेतों में लकड़ियां गाड़ रहा है और कहता है कि मैं आज़ादी के बंदूकें बो रहा हूं। बात करें भगत सिंह की, तो उन्होंने अंग्रेजों को मारने के लिए बंदूकें बोई थी। ये केवल एक बचकाना गुस्सा नहीं था, ब्रिटिश क्रूरता के खिलाफ उनकी जागरूकता थी। उनकी युवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षण 1919 में जलियांवाला बाग कांड था। 12 साल की उम्र थी मात्र। वह अपने घर से घटना स्थल तक मीलों चलकर गए। एक बोतल में उस मिट्टी को भरा जिसमें कई लोगों का खून मिला हुआ था, और उस बोतल को हमेशा अपने सिरहाने रखकर सोते थे ताकि उन्हें याद रहे कि आखिरकार देश को आज़ादी दिलानी है, हमें इस क्रूरता का जवाब देना है। आगे चलकर वे समाजवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं है, ये लड़ाई समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए भी है। उनका मुख्य योगदान अगर हम लोग देखें तो नेशनल कॉलेज 1923 में जब वो लाहौर नेशनल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, उस समय पर जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, कई और क्रांतिकारी युवक वहां पर उस समय पर पढ़ाई कर रहे थे। कई नाटकों में, वाद विवादों में वो हिस्सा लेते रहते थे। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने पंजाब के युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाजवादी विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आगे चलकर HRA और HSRA जैसे संगठनों का हिस्सा बने। सबसे बड़ा जो चरण था वो यही था जब उन्होंने इन सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर कई क्रांतिकारी कदमों को उठाया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन। जी हाँ, लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, उस समय लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है और इसका बदला लिया जाता है इन युवाओं के द्वारा। ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या हुई। मूल रूप से वो स्कॉट की हत्या करना चाहते थे, पर जेपी सैंडर्स की हत्या हो जाती है। इसके बाद सेंट्रल असेंबली 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में एक धुएं से भरा हुआ बम फेंका। उनका विचार किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरी व्यवस्था को सुनाना था, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना था। इसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के दौरान भी उन्होंने 64 डेज तक अनशन तक किया था, ताकि उनको वो सभी सुविधाएं मिल सके जो एक पॉलिटिकल प्रिजनर को मिलनी चाहिए। आगे चलकर इन्हीं भगत सिंह को हम लोगों ने शहीद आजम का नाम दिया। शहीदों में सबसे महान युवक, सबसे महान व्यक्ति। इसी युवा ने कई और लोगों को प्रेरित किया। आज भी बच्चा बच्चा इनसे प्रेरित होता है। राजगुरु, इनका जन्म अगस्त 1908 में खेड़, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। जन्म की शुरुआती शिक्षा बहुत बेहतर थी, क्योंकि इनका परिवार भी शिक्षा से जुड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। इनके भाई चाहते थे कि राजगुरु आगे चलकर संस्कृत में पढ़ाई करें, पर राजगुरु के विचार कुछ और थे। वह बनारस आए तो पढ़ाई करने के लिए थे, पर धीरे धीरे क्रांतिकारी विचारधारा से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने आगे चलकर बनारस छोड़कर कानपुर को अपना लिया, और यहीं कानपुर में उन्होंने HRA को ज्वाइन किया। ये वो दौर था जब वो भगत सिंह और सुखदेव से भी मिले थे। एक ऐसा समूह बना जिसने आगने वाले समय में अंग्रेजों की रूह को कपाने का काम किया था।
इन्होंने कई एचआरए के ऑपरेशंस में मूल रूप से शूटर का काम किया था। जी हां, क्योंकि ये निशानेबाजी में बहुत ज़्यादा बेहतर थे। राजगुरु का समर्पण अपने आप में पूर्ण था, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए। उनका सिर्फ इतना ही मानना था कि इस तंत्र के खिलाफ मुझे जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आवाज़ उठानी है, जितने हो सकता है उतने ज़्यादा युवाओं को प्रभावित करना है, जितना हो सके इस क्रांति की ज्वाला को और ज़्यादा भड़काना है। इनका सबसे प्रमुख योगदान सैंडर्स की हत्या थी, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे, सुखदेव भी शामिल थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाला लाजपत राय की मौत का बदला। आपको जान के हैरानी होगी, इनका निशाना इतना ज़्यादा अचूक था कि सबसे पहले गोली चलाने का मौका इन्हीं को दिया गया, जिसके बाद भगत सिंह ने गोली चलाई थी। जी हाँ, जेपी सैंडर्स पर पहली गोली जो थी वो राजगुरु के द्वारा ही चलाई गई थी, उनकी सटीक निशानेबाजी की वजह से। इन्होंने आंदोलनों को कई और तरीकों से भी समर्थन दिया, साथ ही साथ कई युवाओं को भी प्रभावित किया। बात करते हैं अब सुखदेव की। एक ऐसा व्यक्ति, अगर भगत सिंह वो चेहरा थे तो सुखदेव उन विचारों के जैसे थे जो कि उन मन मस्तिष्क में कूदते थे। जी हां, सुखदेव थापर, इनका जन्म 1907 में लुधियाना पंजाब में हुआ था। भगत सिंह की तरह ही ये भी एक ऐसे परिवार से आते थे जो कि देशभक्ति से जुड़ा हुआ था। इनकी परवरिश राष्ट्र के कर्तव्यों की गहरी भावना से जुड़ी हुई थी। आगे चलकर जब ये भी लाहौर के नेशनल कॉलेज में पहुंचे तो इनका सामना हुआ, इनकी मित्रता हुई भगत सिंह से। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बनी। भले ही इन दोनों का जन्म अलग अलग परिवारों में हुआ हो, पर लगता है एक व्यक्ति शरीर है और एक उसकी आत्मा। सुखदेव भगत सिंह की तरह बेहतर वक्ता तो नहीं थे, ना ही राजगुरु की तरह बहुत ज़्यादा अचूक निशानेबाज थे, पर वे दिमाग से बहुत ज़्यादा कुशल थे। जी हाँ, उनकी योजनाएं, उनका लॉजिस्टिक मास्टर बहुत ज़्यादा बेहतर था। साजो सामान इकट्ठा करना, नीतियां बनाना, सदस्यों की भर्ती करना, गुप्त ऑपरेशंस चलाना, ये सारा काम अगर कोई करता था तो वो सुखदेव करते थे। एचएसआरए की रीढ़ की हड्डी थे सुखदेव। आगे चलकर जब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया तो उसके सबसे महत्वपूर्ण संस्थापकों में से एक सुखदेव भी थे। इसका आयोजन किया किसके लिए गया था ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, समाजवादी विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बढ़ाने के लिए, जिसमें सुखदेव का महत्वपूर्ण योगदान था। एचएसआरए की रणनीतियों में भी इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने गुप्त संगठन बनाकर यहां पर काम किया था। साथ ही साथ संगठन के लिए धन इकट्ठा करना, हथियारों को इकट्ठा करना, लोगों को ट्रेनिंग दिलवाना, ये सारा काम इनके पास था। सैंडर्स की हत्या और असेंबली बम कांड में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। सैंडर्स की हत्या जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, पर इस हत्याकांड और असेंबली कांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कैसे इसको अंजाम दिया जाएगा, कैसे उस साजो सामान को इकट्ठा किया जाएगा। ये सारा दारोमदार एक्चुअल में सुखदेव के ही पास था। अगर हम लोग लाहौर षड्यंत्र की बात करते हैं, जब सैंडर्स हत्या की गई थी, इसी वजह से इनको भी भगत सिंह, राजगुरु को के साथ फांसी दी गई थी। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण दिन की, 23 मार्च 1931। ब्रिटिश बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विद्रोह से डरे हुए थे। उन्होंने निर्धारित किया कि हम एक दिन पहले, मात्र 11 घंटे पहले इन लोगों को फांसी दे देंगे। जानते हैं, जब यह फैसला दिया गया था कि इन तीनों को फांसी दी जाएगी तो इन तीनों युवाओं के शब्द क्या थे? वे हमारे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे हमारी आत्मा को नहीं कुचल सकते। वे हमारी आवाज दबा सकते हैं लेकिन वे हमारी क्रांति को नहीं रोक सकते। फांसी के फंदे को चूमने से पहले, भारत माता की गोद में सोने से पहले, तीनों नौजवानों ने एक साथ ऊंचे स्वर में बोला, डाउन विद इंपेरिज्म, इनकलाब जिंदाबाद।